हेलो फ्रेंड्स, मैं देविशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या उसका मैनेजमेंट होता है, किसकी कमी की वजह से वो होता है। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं डिटेल से डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी मेटाबॉलिज्म जो है उसके रिगार्डिंग डिसऑर्डर है। एक एंडोक्राइनोलॉजी का भी डिसऑर्डर है, साथ साथ एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है बॉडी के अंदर। वो क्या होती है? मेटाबॉलिज्म। होता क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस में? डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो जनरली इंसुलिन की कमी की वजह से, या इंसुलिन बॉडी के अंदर बन रहा है बट इंसुलिन का बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो गया, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। यानी इंसुलिन की अमाउंट और इंसुलिन की जो फंक्शनिंग है उसके डिस्टर्बेंस की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस। अफेक्ट क्या आता है? बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। जब भी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन बॉडी के अंदर काम करना बंद कर देता है। तो ये है डायबिटीज़ मेलाइटस का जनरल इंट्रोडक्शन। बात करें डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स की, कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो उसके क्या टाइप होते हैं। जनरल टाइप की बात करें, डायबिटीज़ 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस। प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें तो प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस का मीन्स क्या है कि प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस उस कंडीशन को अपन बोलते हैं जब इंसुलिन जो है वो डायरेक्टली कहाँ से कम हो? पेनक्रियाज से। यानी जब कोई भी डिसऑर्डर पेनक्रियाज का डिसऑर्डर हो और पेनक्रियाज का डिसऑर्डर क्या लीड कर दे? डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज कर दे। उसका वैसे वाली डायबिटीज़ को अपन कौन सी डायबिटीज़ बोलते हैं? प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, क्योंकि पेनक्रियाज ही क्या करती है? इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। सेकेंड वन होता है सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस का मीन्स क्या होता है कि पेनक्रियाज जो है उसके फंक्शन सारे के सारे ओके हैं बट फिर भी डायबिटीज़ मेलाइटस अराइज हो रहा है। तो सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस में केसेस में क्या होता है कि वो डायबिटीज़ मेलाइटस जिसके अंदर केसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सेकेंडरी हैं। जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम। अब बात करें कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। कुशिंग सिंड्रोम मीन्स क्या होता है कि स्टेरॉइड जो होते हैं बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड बढ़ने से क्या होता है? ग्लूकोज भी बढ़ता है। इसके अलावा बात करें सेकंड वन थिंग अपन एक्रोमेगेली या जायजेंटिज्म। एक्रोमेगेली और जायजेंटिज्म कब होते हैं? जब ग्रोथ हार्मोन बच्चे के अंदर बढ़ जाता है, जायजेंटिज्म कोज करता है, एडल्ट के अंदर बढ़ता है, एक्रोमेगेली कोज करता है। तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की वजह से दोनों डिसऑर्डर होते हैं और स्टेरॉइड बढ़ने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। तो ये वाले डिसऑर्डर जब भी होते हैं तो बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी अपन बोल सकते हैं ग्लूकोज का लेवल जो हो बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने वाले बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे 2 का डिस्कस अपन यही किया। फर्स्ट वन स्टेरॉइड और सेकंड वन ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा थायराइड हार्मोन भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं। ग्लूकागोन भी जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं। बट ग्लूकोज का लेवल कम करने वाला एकमात्र हार्मोन होता है, वो हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन, जो कौन सिक्रेट करता है? पेनक्रियाज। तो अपन इनडायरेक्टली यही बोल सकते हैं कि जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है वैसी वाली कंडीशन में, कौन सी वाली कंडीशन में होता है? वो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर। तो अगर सेकेंडरी डिजीज़ या सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस अपन कब बोलेंगे? तो पेनक्रियाज के फंक्शन सारे के सारे ओके हैं, पेनक्रियाज प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन जो सिक्रेट कर रही है, बट और डिसऑर्डर हो गए जिसकी वजह से इंसुलिन जो सिक्रेट ज़्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ लोड है पेनक्रियाज पे ज़्यादा हो गया। ऐसे वाले केसेस के अंदर डायबिटीज़ जो है वो अगर जनरेट हो रहा है तो कौन सी कंडीशन बोलेंगे अपन? सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। थर्ड वन टाइप की बात करें अपन तो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का मीन्स क्या है
कि प्रेगनेंसी के केस के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी से पहले भी नहीं रहता और लेबर के बाद भी नहीं रहता, बीच वाली कंडीशन जो है उसके अंदर होने वाले डायबिटीज़ के जो साइन है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। होता क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी के केसेस के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी वजह से इंसुलिन जो है उसके प्रति रेजिस्टेंस जो है बॉडी का रिसेप्टर का वो जनरेट होने लग जाता है, रेजिस्टेंस लेवल जो है बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस लेवल इंसुलिन का बढ़ता है तो साथ साथ ग्लूकोज का लेवल जो भी क्या होता है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे वाले केसेस में अपने को जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो अपने को देखने को मिलता है। तो ये कॉमन टाइप थे, 3 टाइप के डायबिटीज, प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटिस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। अब अपन बात करते हैं कुछ क्लिनिकल टाइप्स की। क्लिनिकल टाइप्स जो है वो भी डायबिटीज के 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप फर्स्ट DM और टाइप 2 DM। अब क्या होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है उसका दूसरा नाम होता है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसका नाम होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। यानी ये वाला डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो किस पे डिपेंड रहेगा? इंसुलिन के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये वाला टाइप का डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। तो फिर ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है किसकी? इंसुलिन की। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इसके अंदर क्या होता है? रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की, यानी एग्जैक्टली इंसुलिन जो है वो कम नहीं होता, रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की, रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। होता क्या है दोनों के अंदर? टाइप 1 जो होता है उसके अंदर इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर सिक्रेट ही नहीं होता है, बल्कि सेकेंड डायबिटीज मेलाइटिस जो है टाइप 2 है, इसके अंदर इंसुलिन बनता तो रहता है बट इंसुलिन जो है उसके प्रति इंसुलिन के रिसेप्टर जो हैं वो रेजिस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन किसी भी रिसेप्टर पे काम नहीं कर पाता और उसकी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। ऐसे वाले केस के अगर कोज की बात करें कि क्या कोज हो सकता है, तो अगर बनेगा ही नहीं तो मीन्स डिसऑर्डर जो है वो कहाँ राइज होगा? जनरली पेनक्रियाज के अंदर। तो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स जो होती हैं, बीटा जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, सबसे मोस्ट कॉमन जो है कि सबसे ज़्यादा नंबर के अंदर बीटा सेल्स जो है वो पेनक्रियाज के कौन से पार्ट में होती है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसका आंसर होगा पेनक्रियाज से जनरली 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं कि बीटा सेल्स कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा होती हैं? आंसर होगा टेल। टेल में क्या होती है? बीटा सेल्स मैक्सिमम नंबर में होती है। पूछा जाए कि पेनक्रियाज ग्लैंड जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सी जगह होता है, तो कार्सिनोमा जनरली कौन से पार्ट में होता है? हेड में। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बीटा सेल सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं और कैंसर सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में होता है। ये बात की बात है। बात करते हैं अपन बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स जो वो क्या करते हैं? इंसुलिन सिक्रेट करती हैं। तो कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर राइज होता है, ऑटो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ऑटो इम्यूनिटी होने की वजह से बॉडी के जो इम्यून पावर है या इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी ही बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बीटा सेल धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो रही हैं तो वो क्या नहीं होगा? वहाँ इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा, और इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो कौन सा डिसऑर्डर राइज हो सकता है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो है अपने को देखने को मिल सकता है। सेकंड में बात करें अपन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो है उसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं और उन रिस्क फैक्टर की वजह से जो है वो बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, और उस रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाता और काम नहीं करने की वजह से बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन जो है वो राइज होती है। रिस्क फैक्टर फॉर एग्जांपल बात करें, सबसे मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है ओबेसिटी। इसके अलावा और अगर बात करी जाए ओबेसिटी जो है वो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो कोज क्या होता है या रिस्क फैक्टर क्या होता है जिसके प्रति इंसुलिन जो है वो रेजिस्ट हो जाए या डायबिटीज मेलाइटिस जो है उसके केस जो है अराइज हो जाए। तो उसके कंडीशन में सबसे मोस्ट कॉमन कोज जो है वो क्या होता है? ओबेसिटी होता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए अपन और रिस्क फैक्टर की बात करें तो होता है इन्फेक्शन, स्ट्रेस या कोई सेकेंडरी डिजीज।
स्ट्रेस और इन्फेक्शन में क्या होता है कि स्ट्रेस या इन्फेक्शन में जब भी बॉडी जाती है तो बॉडी के अंदर स्टेरॉइड जो हैं बढ़ते हैं, जनरली थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। वैसे वाले केसेस के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उस प्रॉपर अमाउंट के अंदर इंसुलिन नहीं मिल पाता और धीरे धीरे क्या होता है कि इंसुलिन के प्रति इंसुलिन के रिसेप्टर जो होते हैं वो रेजिस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन और स्ट्रेस वाले केसेस में भी क्या होता है, अपने को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस या नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस का मीन्स क्या है कि ये वाला डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता और ये वाला है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर थे। अगर मोस्ट कॉमन की बात करी जाए तो सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होता है, ओबेसिटी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस जो है उसके साइन एंड सिम्टम की। अब बात करें साइन एंड सिम्टम की, डायबिटीज मेलाइटिस के साइन एंड सिम्टम। इंपॉर्टेंट पार्ट है डायबिटीज मेलाइटिस का साइन एंड सिम्टम। सबसे बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर कि 3P क्या होता है। 3P क्या होता है? 3P जो है वो साइन सिम्टम है डायबिटीज मेलाइटिस के साइन। तो 3P है, उसके अंदर कौन कौन से 3P हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट वन आता है इसके अंदर पोलीयूरिया। डायबिटीज जो वर्ड है उस वर्ड का मतलब ही पोलीयूरिया होता है। चाहे अपन एक केस होता है ADH की डेफिशिएंसी की वजह से अपन नाम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, उस केस के अंदर भी पोलीयूरिया अपने को देखने को मिलता है। तो मीन्स डायबिटीज जो वर्ड है उसका मतलब ही पोलीयूरिया होता है। दूसरा नाम अगर बात करी जाए तो डायबिटीज़ का दूसरा नाम ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि पोलीयूरिया बोलते हैं। तो 3P है, फर्स्ट P रिप्रेजेंट करता है पोलीयूरिया को, दूसरा P रिप्रेजेंट करता है पोलीफेजिया को और तीसरा P रिप्रेजेंट करता है पोलीडिप्सिया को। ये 3P साइन होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। क्लासिकल 3P साइन है, फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया। कंडीशन अलग अलग हैं। पोलीयूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट का ज़्यादा होना, 2000 ml पर डे से ज़्यादा अगर यूरिन आउटपुट होता है उस केस को अपन बोलते हैं पोलीयूरिया। सेकेंड में होता है पोलीफेजिया, यानी हंगर जो है वो बढ़ जाना, बार बार भूख लगना है, भूख का लेवल बढ़ जाना, कंडीशन कहलाती है पोलीफेजिया। पोलीडिप्सिया मीन्स इंक्रीज द थर्स्ट कंडीशन, मीन्स प्यास का बढ़ जाना, बार बार प्यास लगना, कंडीशन कहलाती है पोलीडिप्सिया। रीजन क्या होते हैं? पोलीयूरिया होने का पीछे रीजन क्या है, पोलीफेजिया होने के पीछे रीजन क्या है, पोलीडिप्सिया होने के पीछे रीजन क्या है। बात करें पोलीयूरिया होने के पीछे रीजन क्या है, तो मीन्स सबसे मोस्ट कॉमन अगर मेजर साइन की बात करें, नॉर्मल फर्स्ट साइन की बात करी जाए तो अपन देखें डायबिटीज मेलाइटिस का मीन्स ही होता है ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज हो जाना, यानी हाइपरग्लाइसीमिया ही क्या है एक तरीके से डायबिटीज मेलाइटिस है। तो जब भी ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ब्लड के अंदर तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ब्लड एक ऑस्मोटिक डायरेटिक की तरह वर्क करने लग जाता है, यानी जो शुगर है ब्लड के अंदर वही एक ऑस्मोटिक डायरेटिक की तरह वर्क करने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल बात की चलें, ये वेसल्स है, वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इधर से विड्रॉ करेगा, यानी जो भी सेल्स के अंदर वाटर है उसको क्या करिए, इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस है, यहाँ से क्या निकाल लेता है, सारा का सारा पानी कहाँ ले आता है, वेसल्स में ले आता है। तो वेसल्स के अंदर क्या बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा। सेल्स के अंदर क्या होगी, उससे सेल जो है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्ट्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। सेल के अंदर कौन सी कंडीशन अराइज होती है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन। तो जब भी डिहाइड्रेशन सेल्स के अंदर होता है, पानी की कमी होती है, मैसेज ब्रेन तक जाता है, थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होता है, कंडीशन कौन सी अराइज हो जाती है, पोलीडिप्सिया। तो पोलीडिप्सिया का मीन्स क्या होगा, सेल धीरे धीरे स्ट्रिंक हो जाती है, यानी ऑस्मोलरिटी जो है वो बढ़ जाती है। सारा का सारा फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, सारा का सारा वेसल्स के अंदर। यही वेसल्स हैं, सारा का सारा फ्लूइड जब किडनी के पास फिल्टर होने पहुँचेगा तो किडनी के पास मैसेज जाएगा कि फ्लूइड का वेसल्स के अंदर क्या है, ओवरलोड है। ओवरलोड है तो वो यूरिन का आउटपुट क्या कर देगी, ज़्यादा कर देगी। सेकेंड वन कंडीशन होती है कि जब भी यूरिन का आउटपुट ज़्यादा होता है तो कंडीशन कौन सी अराइज होती है, पोलीयूरिया।
बात करें पॉलीफेजिया की, बार बार भूख क्यों लगती है? क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि ग्लूकोज सबसे ज़्यादा बात करें तो कहाँ है? ब्लड के अंदर। बट ये ब्लड वाला ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। सेल के अंदर नहीं जा पाने के पीछे रीज़न क्या है? कि बॉडी के अंदर क्या नहीं है? इंसुलिन। या तो इंसुलिन है नहीं, या अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन काम में नहीं आ रहा, बॉडी इंसुलिन के प्रति क्या है? रेजिस्ट है। तो ऐसे वाली कंडीशन के अंदर भूख भी पेशेंट को क्या लगती है? ज़्यादा लगती है, क्योंकि एनर्जी के लिए क्या नहीं है? प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है उनका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा। तो कंडीशन कौन सी अराइज होती है? पॉलीफेजिया। तो ये 3 P साइन थे अपने को, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। इसके अलावा सेकंड अगर और बात करें तो एक और साइन सिम्टम बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है इसका? हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा अलग साइन सिम्टम की बात करें तो होता है ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया का मीन्स क्या होता है कि यूरिन के अंदर ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो है वो नील के बराबर होती है। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज जो है अगर पाया जा रहा है तो वो किसको इंडिकेट करता है? ग्लाइकोज यूरिया को। जनरली अगर अपने ब्लड का लेवल 180 mg/dl तक बना रहे तब तक तो किडनी की कैपेसिटी होती है कि वो ग्लूकोज को होल्ड कर सकती है। बट कंटिन्यूसली अगर ग्लूकोज लेवल एक 180 mg/dl इससे ज़्यादा बना रहे तो धीरे धीरे ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और कंडीशन कौन सी अराइज होती है? ग्लाइकोज यूरिया। और साइन सिम्टम की बात की जाए, मेजर साइन होता है वेट लॉस। वेट लॉस होने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि बॉडी के अंदर सबसे मेजर सोर्स जो है एनर्जी का वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बहुत ज़्यादा पड़ा है, बट कहीं भी किसी सेल्स के, किसी भी बॉडी ऑर्गन के काम में नहीं आ रहा। यही कारण है क्योंकि इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं है। तो धीरे धीरे वेट भी क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है। इन्फेक्शन के चांसेज जो हैं वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन के चांसेज जो वो क्या होते हैं? इंक्रीज। इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जहाँ जहाँ उनको ग्लूकोज मिलता है वो ग्रोथ करते हैं। यहाँ कंडीशन क्या होती है कि ग्लूकोज ऑलरेडी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ से भी ग्लूकोज मिलेगा या जहाँ नॉर्मल फ्लोरा या बॉडी के जो भी बैक्टीरिया हैं उनको फेवरेबल मीडिया ग्रोथ करने के लिए मिलेगा, वो वहाँ क्या कोज कर देंगे? इन्फेक्शन कोज कर देंगे। तो जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट है, ऐसी वाली कंडीशन केसेस के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करें, वुंड हीलिंग जो है वो क्या हो जाती है? डिले हो जाती है। वुंड हीलिंग को डिले कर देती है डायबिटीज मेलाइटिस। वुंड हीलिंग को डिले करने के पीछे रीज़न क्या है? कहीं भी कट लगा, कहीं भी वुंड लगा, यहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन वापस से एक्टिवेट करता है कि यहाँ से फाइब्रस टिश्यू जनरेट करे जाएँ, WBC हैं वो एक्टिवेट करी जाएँ, या जो भी अब लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेट होता है कि इन्फेक्शन भी ना हो। और अगर इन्फेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, तो पर्टिकुलर वुंड क्या होगा? जल्दी हील हो जाएगा। बट यहाँ क्या होता है? वुंड हीलिंग डिले होने के पीछे रीज़न, इन जो भी नर्व फाइबर हैं, जो ये मान के चलो कि न्यूरॉन है, जो भी नर्व फाइबर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ से मैसेज लेके जाते हैं, उनके ऊपर क्या होता है? ग्लूकोज डिपॉजिट हो जाता है। तो ग्लूकोज डिपॉजिट होने की वजह से कोई भी मैसेज यहाँ से वो रिसीव नहीं कर पाते, यानी जो भी डेंड्राइट्स एक्सॉन्स हैं उनके थ्रू मैसेज जो है वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाता? ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता, और ब्रेन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी के अंदर वुंड हीलिंग अपने को देखने को मिलता है। तो डिले वुंड हीलिंग जो है वो वाली कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटिस के केसेस के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो ये मोस्ट ऑफ साइन थे। इसके अलावा भी डायबिटीज मेलाइटिस बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन अराइज करती है, कॉम्प्लिकेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज का लेवल हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इसके अलावा 3P साइन होते हैं। इसके अलावा बात करी जाए, इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, वुंड हीलिंग जो है वो क्या होती है? डिले हो जाती है, ग्लाइकोज यूरिया होता है, और वेट लॉस अपने को डायबिटीज मेलाइटिस वाले केसेस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये क्या थे? सारे के सारे साइन सिम्टम थे जो डायबिटीज मेलाइटिस वाले केसेस के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट में बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के डायग्नोसिस की, कि डायबिटीज मेलाइटिस है उसको अपन डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। बात करें डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस के अंदर जो देखा जाता है वो क्या देखा जाता है? ब्लड शुगर जो लेवल होती है उसी का अपन जांच करते हैं। ब्लड शुगर लेवल कहाँ से कहाँ तक नॉर्मल होना चाहिए? जनरली अगर देखा जाए तो ऐसा लिखा हर जगह यही है कि 70 to 110 mg/dl जो है वो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होता है।
बट यहाँ अपन इसको भी डिवाइड करेंगे कि किस केस के अंदर ब्लड शुगर का लेवल कितना कितना हो सकता है। 3 कंडीशन अपन डिवाइड करते हैं। कंडीशन होती है फास्टिंग कंडीशन, कि फास्टिंग कंडीशन जो है उसके अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है वो कितना होना चाहिए। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर के लेवल की बात करी जाए तो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो जनरली 70 to 99 mg/dl होना चाहिए। 70 to 99 mg/dl होना चाहिए। अगर 100 से लेके 126 mg/dl ग्लूकोज मिलता है किस केस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग केस के अंदर, तो ये एक साइन है किसका, प्री डायबिटिक का, प्री डायबिटिक का। बट सिर्फ एक यूनिट से डिनोट नहीं करना है, यानी बार बार टेस्ट जो है वो करते रहने हैं टाइम पीरियड के दौरान। सिर्फ एक ही यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल फास्टिंग कंडीशन में अपन ब्लड शुगर लेवल चेक किया, ब्लड शुगर लेवल 126 आया, इसका मतलब ही नहीं कि पेशेंट प्री डायबिटिक है। कंटिन्यूसली चेक करो 1 मंथ तक, 15 डेज तक कंटिन्यूसली इतना ही ब्लड शुगर आ रहा है तो अपनी बात बोल सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन हो गई है, प्री डायबिटिक, यानी डायबिटीज होने वाले खतरे जो हैं बढ़ गए, डायबिटीज के चांसेस जो हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। थर्ड वन बात करें, अगर 126 mg/dl से अगर लेवल जो है वो ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग कंडीशन की बात हो रही है, इस ऐसे वाले केस के अंदर 126 mg/dl से अगर लेवल ज़्यादा है, कंटिन्यूसली बना रहा है, तो वो किस चीज़ को डिनोट करता है, डायबिटीज़ को डिनोट करता है कि पेशेंट को क्या हो गया है, डायबिटीज़। तो ये पहला तरीका है कि अपने को क्या चेक करना है, फास्टिंग शुगर चेक करनी है। अगर फास्टिंग शुगर का लेवल 70 to 99 mg/dl के बीच में है मीन्स कोई खतरा नहीं है। अगर 100-126 का है मीन्स पेशेंट डायबिटीज़ की ओर जा रहा है, डायबिटीज होने के चांसेज हैं। थर्ड वन बात करी जाए 126 mg/dl से अगर ज़्यादा है, कंटिन्यूसली बना रहा है, तो पेशेंट को क्या हो चुका है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो चुका है। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन आरबीएस। आरबीएस मीन्स रैंडम ब्लड शुगर। इसके साथ साथ बात करें अपन पोस्ट पेरिडियल ब्लड शुगर, यानी खाना खाने के बाद या रेंडमली कभी भी पेशेंट के पास गए, खाना खा चुका है पेशेंट, कितना टाइम हो बाद की बात है कि पेशेंट खाना तो रेंडमली अपन चले गए, कोई टाइम फिक्स नहीं कि FBSC लेना है या PBBSC लेना, रेंडमली चले गए। ऐसे वाले केसेस के अंदर अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो अगर 140 से नीचे है, 140 mg/dl से कम है, तो मीन्स वो कंडीशन क्या है, नॉर्मल है। पोस्ट पेरिडियल जब भी लिया था तो खाना खाने के 2 आवर्स बाद लिया था, यानी 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर अपन चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली अगर 140 mg/dl से अगर नीचे ही ब्लड शुगर लेवल बना हुआ है तो वो किस चीज़ को डिनोट करता है, नॉर्मल कंडीशन। अगर लेवल जो है वो 141 से लेके 199 mg/dl है तो वो भी कौन सी कंडीशन डिनोट करता है, प्री डायबिटिक। यानी पहले वाले केस जो अपन पढ़े थे वो सारे थे फास्टिंग वाली कंडीशन के अंदर, पेशेंट जो है वो खाली पेट है। यहाँ अगर बात करें रेंडमली या पोस्ट पेरिडियल, खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करें, अगर ब्लड लेवल 140 mg/dl से कम है या 140 mg है तो मीन्स कंडीशन नॉर्मल है। अगर 141 से लेकर 199 mg/dl कंटिन्यूली बना हुआ है तो डायबिटीज होने के चांसेज हैं। और मोर देन 200 mg/dl अगर पाया जाता है तो वो कौन सी कंडीशन को डिनोट करता है, डायबिटीज़ को। तो पोस्ट पेरिडियल कितना होना चाहिए और FBS कितना होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर कहीं पूछा जाए तो 70 to 110 mg/dl होता है, यानी ना ही तो अपन को स्पेसिफाई करके दिया कि पेशेंट का FBS बताना है, ना ही स्पेसिफाई करके दिया कि पेशेंट का RBS बताना है। तो कंडीशन कौन सी होती है, वो 70 to 110 mg/dl। और RBS अगर करा जाए या PBS करा जाए, इसकी ये वाली कंडीशन है। FBS अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक और डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस होता है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज जो होता है, टॉलरेंस टेस्ट होता है, उसके अंदर कितनी ग्लूकोज काम में ली जाती है, कब करते हैं। GTT या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को 8 आवर्स तक NBM रखा जाता है, 8 आवर्स तक NBM, कुछ भी खाने पीने के लिए उसको नहीं दिया जाता। उसके बाद क्या किया जाता है, 8 आवर्स बाद पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज जो होती है वो दी जाती है। तो ग्लूकोज की अमाउंट कितनी होगी, GTT के लिए कितनी अमाउंट में ग्लूकोज काम में ली जाती है, 75 ग्राम ग्लूकोज। 75 ग्राम ग्लूकोज करने के बाद वेट किया जाता है 2 आवर्स तक। 2 आवर्स बाद पेशेंट का RBS चेक किया जाता है
और वो RBS जो अभी अपन ने लेवल पढ़े हैं कि अगर RBS है 140 से कम है तो कंडीशन नॉर्मल है, अगर 141 से लेके 199 तक है मींस कंडीशन प्री डायबिटिक है, और अगर 200 से ज़्यादा है मींस कंडीशन जो है वो कौन सी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो एक डायग्नोसिस का तरीका है कि ZTT, क्वेश्चन ये आता है कि ZTT में ग्लूकोज का लेवल कब चेक करते हैं, 2 आवर्स आफ्टर द ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, मींस खाना खाने के 2 घंटे बाद अपने को क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल चेक करना है। ग्लूकोज की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, बात करी जाए तो वो कितनी होनी चाहिए, 75 ग्राम ग्लूकोज होनी चाहिए। तो ये इंडिकेट करता है कि 75 ग्राम ग्लूकोज अब अपन ने दी है, कितनी सफिशिएंट अमाउंट के अंदर इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है बॉडी के अंदर जो कि इस अमाउंट को कम कर पा रहा है। अगर कम करने की कैपेसिटी नहीं है तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, अपने को बढ़ावा मिलेगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ावा मिलेगा तो वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस है। अब बात करें अपन डायग्नोसिस के एक और पार्ट की, टेस्ट होता है HbA1c, यानी ग्लाइकोसाइलेटेड जो हीमोग्लोबिन होता है उसका इसके अंदर अपन कंफर्मेशन करते हैं कि Hb जो है वो ग्लाइकोसाइलेटेड के साथ में कितना बाइंड है। ये रिजल्ट जो होता है अपना आता है परसेंटेज के अंदर। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि अगर रिजल्ट की बात करी जाए कि HbA1c का रिजल्ट कितना है, तो HbA1c के रिजल्ट की बात करी जाए तो रिजल्ट अगर 6% से बिलो आ रहा है, अगर 6% से कम आ रहा है तो कंडीशन कंट्रोलेबल है, नॉर्मल है, यानी पेशेंट को कोई भी कंडीशन या कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है। अगर रिजल्ट 6 to 7% के इन बिटवीन आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है प्री डायबिटिक केसेस को, और अगर 7% से अबव आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है डायबिटीज मेलाइटिस को। ये तीनों जो हैं वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर अपनी आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कौन सी कंडीशन से सफ़र कर रहा है। तो अगर 7% से ज़्यादा है तो वो डिनोट करेगा कि पेशेंट को क्या हो गया है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया है। अब बात करें अपन कि HbA1c के ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि HbA1c जो होता है वो प्रायर जो ग्लूकोज है, पहले का जो ग्लूकोज है पहले के तो डेज का, वो अपने को दिखाता है इस रिजल्ट के थ्रू। तो कब तक, कहाँ तक पीछे तक का ग्लूकोज अपने को बता देता है, तो 3 मंथ या डेज की बात करें तो 90 डेज तक का ग्लूकोज का डेटा जो है वो अपन पता कर सकते हैं किसके थ्रू, HbA1c के थ्रू। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि HbA1c है वो पास्ट तक कितने डेज का डाटा जो है ब्लड शुगर लेवल का अपने को बता सकता है। तो आंसर क्या होगा, 90 डेज या 3 मंथ। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है। और रिजल्ट की बात करें कि पेशेंट है जिसका 6% से कम है, 6 से 7 के बीच में, 7 से अबव है, तो ये वाली कंडीशन नॉर्मल है, ये वाली कंडीशन प्री डायबिटिक है, और ये वाली कंडीशन जो है वो क्या होती है, डायबिटिक कंडीशन होती है। तो एक और डायग्नोसिस का थर्ड वन तरीका है कि अपने को क्या करना है, HbA1c टेस्टिंग कर लिए। इनके अंदर अपन ग्लाइकोसाइलेटेड जो हीमोग्लोबिन है उसका पता लगाते हैं कि वो कितना % बॉडी के अंदर है, और पीछे के 3 महीने के डाटा, 90 दिन के डाटा जो है वो अपन इस टेस्ट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और डायग्नोसिस की, सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड टेस्ट में अपन क्या करते हैं, सी पेप्टाइड एक बॉन्ड होता है, डिटेल से देखना कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक प्रोटीन है जो बना होता है 51 अमीनो एसिड से, यानी 51 अमीनो एसिड जो है वो इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 2 चेन होती है इंसुलिन की, 2 चेन से मिलके बनता है, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। अल्फा चेन जो होती है उसके अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं, और बीटा चेन जो होती है उसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। इन दोनों चेन्स को एक पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ता है, और उस पेप्टाइड चेन का नाम होता है सी पेप्टाइड चेन। ये अल्फा चेन है और ये बीटा चेन है, दोनों चेनों को एक बॉन्ड या एक चेन से जुड़ता है, और उसका नाम होता है सी पेप्टाइड बॉन्ड या सी पेप्टाइड चेन। जब भी इंसुलिन बनता है या इंसुलिन की मैच्योरेशन फॉर्म होती है, सबसे पहले जब इंसुलिन बनता है तो प्रो इंसुलिन बनता है, प्रो इंसुलिन फॉर्म में बनता है, उसके बाद प्रो इंसुलिन बनता है, और लास्ट में क्या बनता है, इंसुलिन बनता है।
तो जब भी मैच्योर इंसुलिन बनता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चेन बचती हैं, एक अल्फा चेन बचती है और एक बीटा चेन बचती है। सी पेप्टाइड चेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और सी पेप्टाइड चेन जो है वो ब्रेक डाउन होके यूरिन आउटपुट से बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो सी पेप्टाइड चेन जो है वो मैच्योर इंसुलिन फॉर्म जो होती है उसके अंदर सी पेप्टाइड चेन जो है प्रेजेंट नहीं होती है। अब अगर अपन बात करें कि सी पेप्टाइड चेन की टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो अपन 24 आवर्स जो होता है उसका यूरिन कलेक्ट करते हैं। अब जितनी ज़्यादा सी पेप्टाइड चेन्स के अंदर प्रेजेंट मिलेगी मीन्स इंसुलिन उतना ही ज़्यादा मिल रहा है, और जितनी ज़्यादा सी पेप्टाइड चेन 24 आवर्स का कलेक्टिंग जो यूरिन है उसके अंदर जितनी कम मिलेंगी मीन्स क्या है कि इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर उतना ही कम बन रहा है। नॉर्मल लेवल कितना होता है 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो सी पेप्टाइड चेन है, पर लीटर यूरिन के अंदर 30 मिली इक्विवेलेंट होती है। अगर यही अमाउंट जो है वो 10 मिली इक्विवेलेंट से कम है, 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम है, तो अपन ये कह सकते हैं कि इंसुलिन क्या बन रहा है, कम बन रहा है। इंसुलिन कम बन रहा है मीन्स कौन से टाइप का डायबिटीज मेलाइटिस है, टाइप फर्स्ट का, क्योंकि टाइप फर्स्ट के अंदर क्या नहीं बनता, इंसुलिन जो है बनता ही नहीं है। अगर बात करें अपन यही लेवल जो है वो 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है, 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज़्यादा लेवल हो गया है तो अपन ये कह सकते हैं कि इंसुलिन तो बन रहा है, बल्कि जो हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा है या ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रखा है वो किसकी वजह से हो रखा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रखा है। बल्कि इंसुलिन तो बन रहा है क्योंकि यूरिन के अंदर क्या आ रही हैं, सी पेप्टाइड चेन आ रही हैं। तो अगर 60 मिली इक्विवेलेंट से पर लीटर से ज़्यादा हो तो वो किसको डिनोट करता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को। तो टाइप 1 है कि टाइप 2 है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन इस टेस्टिंग के द्वारा, और डायबिटीज मेलाइटिस का भी पता लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे, डायग्नोसिस थे। अभी अपन डिस्कस किया डायबिटीज़ के इंट्रोडक्शन का, डायबिटीज़ के टाइप्स का, डायबिटीज़ के क्लिनिकल फीचर्स का, डायबिटीज़ के डायग्नोसिस का। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस पार्ट 2 में डायबिटीज़ मेलाइटिस के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से, डायबिटीज़ मेलाइटिस का मैनेजमेंट, इंसुलिन जो है वो कब देते हैं, किस रूट से देते हैं, कितना देना चाहिए, कब कब जो है अपने को ब्लड शुगर है चेक करना चाहिए। अगर हमारी क्लास आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।